गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 2 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। उसे लेसन से हम देखेंगे 2.1.4 में देखना है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और समझते हैं। जहाँ समुद्र जमीन से मिलता है उसे तट कहते हैं। यह एक तरफ विशाल समुद्र और दूसरी ओर रेत का मैदान है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो समुद्र तटीय मैदान है और द्वीप समूह वो किस तरीके से तट और जो समुद्री हिस्सा है वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जहाँ समुद्र जमीन से मिलता है उसे क्या कहते हैं, तट कहते हैं। यह एक कैसा है, विशाल समुद्र, एक विशाल समुद्र से और दूसरी ओर कैसा क्षेत्र होता है, रेत का मैदान है। कहीं कहीं तट मैदान ना होकर पहाड़ी होते हैं, जहाँ समुद्र की लहरें पहाड़ और चट्टानों से क्या होती हैं, एक दूसरे से लहरों के माध्यम से चट्टानों के साथ एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, टकराती हैं। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसकी खूबसूरती की वजह से, प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से ही क्या है, समुद्र तटीय वाले जो क्षेत्र होते हैं उन जगहों पर जो पर्यटक होते हैं वो उन्हें देखने के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक होता है। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र 2.10 में देख सकते हैं, जो समुद्र तटीय वाला क्षेत्र है, एक तरफ समुद्री दूसरी तरफ जो तटीय क्षेत्र है उनको दिखाया गया है। चित्र 2.19 को ध्यान से देखिए। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर सागर के तट कैसे हैं, सक्रिय मैदान है, संकरीय मैदान है। इन्हें समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। इन्हीं को जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, सह्याद्री घाट के पश्चिम में गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ से मुंबई और गोवा से होते हुए केरल के दक्षिण छोर तक पश्चिमी तटीय मैदान फैला है। ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र के बारे में बताया गया कि ये सह्याद्री घाट के पश्चिमी तट से लेकर के काठियावाड़ से मुंबई के गोवा से होते हुए कौन से क्षेत्र, दक्षिणी छोर से होते हुए यह पश्चिमी तटीय मैदान तक ये क्षेत्र पूरा फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्वी क्षेत्र है उसके तटीय क्षेत्रों को बताया गया कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा के नदी, गोदावरी, कृष्ण एवं कावेरी के डेल्टाओं को जोड़ते हुए ये किस क्षेत्र तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक यह क्षेत्र तटीय क्षेत्र फैला हुआ है। कन्याकुमारी में दोनों मैदान मिल जाते हैं। ये दोनों मैदान जैसे यहाँ बताया गया कि पूर्व तटीय गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से महानदी गोदावरी, कृष्ण गोदावरी और कावेरी डेल्टा एक दूसरे जोड़ते हुए कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। कन्याकुमारी में दोनों मैदान क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये दोनों मैदान जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्र वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। पश्चिम का तटीय मैदान पूर्वी मैदान की तुलना में कैसा है, पूर्वी की तुलना में पश्चिमी तटीय जो मैदान है वो कैसा है, संकरा है, ज़्यादा फैलाव नहीं है। इन दोनों तटीय मैदानों का निर्माण और यहाँ की स्थलों की जो आकृति है दोनों तट के बोला गया है। दोनों तटीय मैदानों का जो निर्माण बना हुआ है वह उनकी जो आकृति है एक दूसरे से कैसी है, अलग है। चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान जो पूर्वी मैदान की तुलना में कैसा है, संकरा है, मतलब ज़्यादा फैलाव यह क्षेत्र नहीं है। अब आगे देखते हैं, कुछ यहाँ बताया गया है। ऐसा क्यों है इसका पता लगाते हैं। सामान्य समुद्र तटीय मैदान का निर्माण निम्नलिखित प्रक्रियाओं से होता है। का नंबर पे है भूगर्भीय, भूमि के अंदर शक्तियों के, जो भूगर्भीय के अंदर जो शक्तियां हैं, और हलचल, जो कि आप सभी जानते हैं हलचल कैसी होती है, के कारण तटीय स्थल का समुद्र में टूटना, जिसे क्या कहते हैं, निमज्जन। ध्यान रखें, समुद्र तो तटीय स्थल का समुद्र में डूबना बोला है, डूबना क्या कहलाता है, निमज्जन। इसके विपरीत, इसके ठीक उल्टे कहा गया है, सागर के भीतर से नए जगह का निर्माण होना क्या कहलाता है, उन्मज्जन कहते हैं। का नंबर पे है लंबे समय तक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से किसका निर्माण होता है, मैदान का निर्माण होता है। जो किसके कारण, नदियों के बहाव, उनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण, जो भी कचरे कंकड़ जो भी चीज़ें अपने लेके आती है और मैदानी भागों में उसको क्या कर देती है, फैला देती है, बिछाती है, जिसकी वजह से मैदानों का निर्माण हो जाता है। ग नंबर पे समुद्र के जल स्तर में हमेशा कैसा होता है, बदलाव होता है। स्थिति एक जैसी नहीं होती, उसमें बदलाव होते रहते हैं। अब हम पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताओं का पता लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे
पहले नंबर पे देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। यह मैदान अरब सागर एवं पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। जो पश्चिमी तटीय वो क्या है, यह अरब सागर के मध्य, आप देख सकते हैं मानचित्र का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं आप लोग, एवं पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। इन मैदान की उत्पत्ति, इसकी शुरुआत या इसका जो निर्माण बोले, जमीन के किसके कारण, धसकने की क्रिया, जिसको हमने क्या पढ़ा आपने इससे पहले, निमज्जन की क्रिया, जो कि यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि तटीय स्थान पर समुद्र में डूबना, जिसे क्या कहते हैं, निमज्जन। तो इस धसकने की जो क्रिया निमज्जन से हुई है। कालांतर में इस डूबे भाग पर अवसादों के जमाव से यह अस्तित्व में आया है। ये जो कि हो रहे थे, होने की जो क्रिया की वजह से, तो डूबे भाग के जमाव की वजह से यह सामने आया, इसलिए यह एक सक्रिय पट्टी के रूप में है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया, मानचित्र 2.14 में दिखाया गया है कि समुद्र तटीय मैदान। जिस तरीके से हमने क्या पढ़ रहे थे कि पश्चिमी तटीय घाट के बारे में, जो कि क्या है, इन क्षेत्रों के बारे में हम देख रहे थे, पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय, किस तरीके से जो तटीय क्षेत्र है वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है, अलग अलग है, दोनों की जो सक्रिय कहना चाहिए, जो पूर्वी तटीय वो चौड़ी और इधर की सक्रिय है। तो अब हम देखते हैं विस्तार से आगे। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 64 किलोमीटर है, जो पूर्व से किस है, पूर्व से जो आपका इधर पूर्वी से पश्चिम की ओर क्या हुआ है, फैला हुआ है, जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर बताया गया। इसका ढाल कैसा है, तीव्र है, मतलब जो ढलान है वो ज़्यादा है। इसमें बहने वाली नदियाँ इस मैदान को समांतर रूप से क्या करती हैं, एक दूसरे को, या जो मैदान, नदियाँ एवं मैदान समांतर रूप से क्या करती हैं, काटती हैं। ये नदियाँ छोटी एवं कैसी है, त्रिवेग वाली नदियाँ छोटी हैं, लेकिन उसमें का जो वेग है वो कैसा है, तीव्र है। इस कारण ये अपने साथ बहुत कम क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं, तथा अपने मुहाने पर जमा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो नदियाँ कैसी है, छोटी हैं, लेकिन वेग कैसा है, तीव्र है, जिसकी वजह से वो मुहाने पर जमा नहीं करती। ये अवसाद गहरे सागर तट तक पहुंच जाते, इससे इनका जो मुहाना है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, क्योंकि अवसाद को वो मुहाने पर जमा होने नहीं देती। तो इसी क्रिया की जो होती है, इससे इनका मुहाना खुल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। दमन से गोवा तक के मैदान को कोकड़ का मैदान कहते हैं। किसे? दमन से लेकर के गोवा तक का जो मैदान फैला हुआ है उसे कोकड़ का मैदान कहते हैं। यह तट बहुत कैसा है, कटा फटा है, मतलब घुसा निकला कहें, जो तटीय क्षेत्र है वो। मुंबई बंदरगाह इसी मैदान पर स्थित है। जो बंदरगाह आप सभी चाहते हैं, जहाँ पे जहाज़ों का रुकने का वह स्थान, जहाँ पे क्या करते हैं, सामानों को लादा व उतारा जाता है। गोवा के मंगलुरु मंगलापुरम तक के मैदान को कर्नाटक तथा मैसूर का मैदान कहते हैं। मंगलुरु से कुमारे अंतरीप तक, कन्याकुमारी तक के मैदान को मलाबार का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र की विशेष स्थलाकृति लंबे एवं कैसे हैं, जो इनकी जो आकृति बनी है वो लंबे एवं कैसे सक्रिय कयाल होते हैं। इनमें समुद्र का खारा पानी और नदी के कैसे हैं, मीठे जल मिलते हैं। जैसे आगे आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से कयाल की जो आकृति है वो आप यहाँ देखेंगे, जिसमें मछली पकड़ना और नौकायान किया जाता है। इनका निर्माण नदियों की मुहाने पर बालू जमा हो जाने से होता है। कोची बंदरगाह ऐसे ही एक जगह पर क्या है, ये बनी हुई है, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत है, जहाँ पर नदियों की मुहाने और बालू के जमा हो जाने से होता है। जैसे यहाँ आप चित्र 2.20 में आप देख सकते हैं कयाल का जो चित्र यहाँ पे दिखाया गया है कितनी खूबसूरती से, जो कि एक हमने पढ़ा कि किस तरीके से लोग पर्यटक जो होते हैं वो इनकी खूबसूरती को देखने को आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी होती है, उष्ण आर्द्र है, जो मानव निवास के लिए, मतलब मनुष्य के रहने के लिए कैसा है, अनुकूल है, उनके लिए अच्छा है। यहाँ रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, नारियल एवं काजू की खेती की जाती है, क्योंकि ये तो उष्ण आर्द्र वाले क्षेत्र हैं, है ना, जिसकी वजह से हम जो गरम मसाले होते हैं, रबर, सिलिकॉन, ऐसी फसल या खेती के हैं वो उत्पादन की जाती है या उगाई जाती है। निचले मैदान में गंगा एवं
धान एवं ऊपरी पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती होती है। जो निचले मैदानी क्षेत्र है उन जगहों पर धान और क्या है गन्ना की खेती की जाती है, और जो ढलानी क्षेत्र होते हैं उन जगहों पर चाय की खेती की जाती है। प्राचीन काल से यह इलाका अरब देशों में समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जो ये क्षेत्र के बारे में हम पढ़े वो प्राचीन मतलब बहुत पहले से ही इन क्षेत्रों पर अरब देश के जो लोग हैं समुद्री मार्ग से अपने व्यापार के लिए, अपनी चीज़ों के व्यापार के लिए वो आने जाने का उनका एक आवागमन है जो कि बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। मध्यकाल में वास्को डी गामा अपने बेड़े के साथ यहीं पहुंचा था। पुर्तगालियों ने गोवा को अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। तो मध्यकाल से लेकर के जो कि वास्को डी गामा ने अपने जलपेड़े यान के साथ वो इन जगहों पर पहुंचे थे, और जो पुर्तगाली थे वो गोवा को अपना जो व्यापारिक केंद्र होता है इनका या फिर जो उनके आवागमन के लिए जो रुकने का यह जो स्थान होता है उसको उन्होंने अपना एक गोवा को अपना प्रमुख केंद्र वो बनाए थे। अब आगे देखते हैं। इस मैदान के ऊपरी भाग को गुजरात के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ के जो उत्तरी भाग को जो कि क्या कहा गया है गुजरात के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें कच्छ एवं सौहार्द प्रायद्वीप पर तटीवर्ती क्षेत्र एवं गुजरात का आंतरिक मैदान क्या है सम्मिलित है। इन क्षेत्रों पर जो कि कच्छ की खाड़ी आप देख सकते हैं, आप मानचित्र देखोगे तो आप पश्चिमी क्षेत्र पर आप इसे देख सकते हो कच्छ की खाड़ी के नाम से। अब आगे देखते हैं। यहाँ बनास, माही, साबरमती, नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इन क्षेत्रों पर कच्छ सौहार्द का मैदान अर्धशुष्क, नमकीन एवं रेतीली है। जो ये कच्छ का जो सौहार्द राष्ट्रीय क्षेत्र जो मैदान है ना वो क्या है अर्धशुष्क, शुष्क मतलब आधे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर अर्धशुष्क कहा गया है, और कैसा है नमकीन एवं कैसा है रेतीला है, रेतों से भरा हुआ है। वर्षा ऋतु में यह भाग बाढ़ ग्रसित एवं कैसा हो जाता है दलदली हो जाता है। जब वर्षा का मौसम आता है या फिर बरसात का जब मौसम आता है तो उस समय ये क्षेत्र कैसा हो जाता है बाढ़ से डूबने लगता है या तहस नहस हो जाता है, और जो क्षेत्र है वो दलदल हो जाता है। इस क्षेत्र में खनिज तेल मिलने से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आई है। चूँकि जो हमने जो कच्छ के बारे में पढ़ रहे हैं या कच्छ के जो क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन जगहों पर क्या है खनिज तेल जो कि भूगर्भ से निकाले जाए उसकी वजह से यहाँ पे जो विकास हुआ है वो बहुत तेजी से हुआ है। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे पूर्वी तटीय मैदान। अब इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो पश्चिमी तटीय मैदान, अब हम पूर्वी तटीय मैदान देखेंगे। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। जो कि हमने मैं चित्र में आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, तो यहाँ बताया गया कि पूर्वी तटीय मैदानी घाट जो है वो बंगाल की खाड़ी के बीच में है। इसका विस्तार जो इसका फैलाव है वो बताया गया है। उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। जो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में ध्यान रखें। इसकी उत्पत्ति जमीन के ऊपर उठने की क्रिया के मतलब जमीन का जो ऊपर उठने जिसको उन्मंजन से हुई है, इसलिए इस पर प्रायद्वीप से बहने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ अपने अवसाद का जमाव करती हैं। क्योंकि हमने जो पश्चिमी तट के बारे में पढ़ा था तो नदियाँ छोटी होती हैं लेकिन बहाव कैसा होता है तीव्र होता है, और जो हम पूर्वी तटीय के बारे में देख रहे हैं उसमें क्या हो रही है कि इस पर जो नदियाँ बहने वाली होती हैं वो कैसी होती है बड़ी बड़ी नदियाँ जो कि अपने साथ क्या लगती हैं अवसाद लेकर के दिया और उसका जमाव करती हैं। इस कारण मैदान का ढाल कैसा होता है मंद मतलब धीमा होता है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 160 ध्यान रखें 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर है, जो इसका मैदानी जो औसत चौड़ाई बताया गया है। नदियाँ अपने मुहाने पर लंबे चौड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनमें महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी एवं पेन्नार डेल्टा प्रमुख है। इन नदियों के जो मुहाने हैं उन नदियों के बारे में बताया कि मुहाने पर चौड़े डेल्टाएं होते हैं जो कि समुद्र से जाकर के वो बड़े बड़े डेल्टा का वो निर्माण करते हैं उससे पहले, है ना। तो इस नदियों में कहा गया कि महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और प्रमुख पेन्नार डेल्टा प्रमुख हैं। अब आगे देखते हैं
इस तटीय मैदान में समुद्री लहरों में अपरदन क्रिया से एक विशाल लैलोन झील का निर्माण हुआ है। इस तटीय जो क्षेत्र है, जो हमने पूर्वी तटीय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस तटीय मैदानी क्षेत्र में समुद्र लहरों में अपरदन की क्रिया, जो अपरदन मतलब जो ऊपर नीचे जो होने की जो क्रिया है, उस क्रिया की वजह से एक विशाल लैगून झील का निर्माण हुआ है। हम इस झील को चिल्का झील के नाम से आप जानते हैं। आप इसे क्या कहना चाहिए, उड़ीसा में अब अगर जब आप देखने जाएं या फिर घूमने को जाएं वहाँ पे, तो इन चीज़ों को आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस जो समुद्री झील बताया गया है वो चिल्का झील के नाम से प्रसिद्ध है। किसकी वजह से? विशाल लैंगूर झील, जो कि तटीय मैदान में लहरों के अपरदन क्रिया से यह हुआ है। डेल्टाई भाग में लहरों द्वारा बालू के टीलों के घिरे लैगून अनूप झील भी निर्मित है। तो इन जगह डेल्टाई के क्या है, डेल्टाई भाग में लहरों द्वारा बालू के जो टीले बने होते हैं, जो उठ जाते हैं, उन टीले के घिरे से क्या है, लैगून अनूप झील का निर्माण हुआ है। पुलिकट झील इसका सुंदर उदाहरण है, जो पूर्वी तट की ओर आप इसको देख सकते हैं। मानचित्र जो हमने पिछले मानचित्र 2.19 में आप इसको देख सकते हैं। पुलिकट झील की नाप जो पूर्वी तट की ओर दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह के हम पूर्वी तटीय के बारे में, मैदानी क्षेत्रों के बारे में, तो ये आपका पुलिकट झील। अब आगे देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग ओडिशा राज्य में आता है, जो मैं आपको बताई थी कि जो चिल्का झील जो उसी के अंतर्गत आता है। पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी भाग ओडिशा राज्य में आता है। यहाँ महानदी द्वारा निर्मित विस्तृत एवं उपजाऊ डेल्टा है, जो इस महानदी का जो निर्माण के द्वारा जो निर्मित विस्तृत क्या है, फैला हुआ एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण हुआ है, जहाँ पे फसलों के कहें या भूमि के हैं वो बहुत ही उपजाऊ होती है, जहाँ चावल एवं किसकी खेती की जाती है, जूट की खेती की जाती है। झींगा मछली के लिए विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील इसी मैदान में है। कई देशों में यहाँ से झींगा निर्यात किया जाता है, जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध है। पूर्वी मैदान व मध्यवर्ती भाग आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में है। जो पूर्वी मैदान वो मध्य भाग जो है वो क्या है, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में है। इसे काकीनाडा का मैदान कहते हैं। यहाँ गोदावरी एवं कृष्णा नदी क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है। पुलिकट झील और प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम इसी क्षेत्र पर स्थित है। जो तटीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया, चूँकि यहाँ पे पुलिकट झील और विश्व प्रसिद्ध है कौन सा, विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग पूर्वी तटीय का दक्षिणी भाग कहा गया है, तमिलनाडु राज्य के तटीय भाग में फैला है। जो दक्षिण की ओर देखें, जो तमिलनाडु राज्य जो कि तटीय भाग पर वो भी फैला हुआ है। इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह कावेरी एवं पेन्नार नदियाँ प्रभावित होती हैं एवं क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है। चेन्नई बंदरगाह इसी तट पर स्थित है। तो ये क्षेत्र क्या है, जो चेन्नई बंदरगाह है वो इसी क्षेत्र पर बना हुआ है। अब आगे देखेंगे तटीय मैदान एवं आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व। संपूर्ण तटीय मैदान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तटीय मैदान है वो उसकी अगर कहना चाहिए दृष्टि को देखें, मतलब उसकी आकृति या जो क्षेत्र है वो क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही वो क्या है, महत्वपूर्ण है। एक तो वो तटीय क्षेत्र है जो कि बहुत ही लुभावना होता है। अब आगे देखते हैं। संपूर्ण मैदान बहुत उपजाऊ है। जो पूरा जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ है। मैदान के चौड़े भाग में चावल, गन्ना एवं नारियल की खेती की जाती है। जो मैदानी क्षेत्रों पर जो कि चौड़े भागों के रूप में है, जहाँ पे चावल, गन्ना और नारियल की खेती की जाती है। तटों पर नारियल, सुपारी, रबर, केले व गर्म मसाले की खेती होती है। पहाड़ी ढलानों पर काजू, कॉफ़ी, चाय व गर्म मसालों के बीच बगीचे लगाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में नमक की खेती भी होती है। बड़े पैमाने पर नमक तैयार करने का कार्य यही होता है। जो कि आप सभी जानते हैं कि नमक किस तरीके से समुद्र के जल को
उसे वाष्पित करके उसको तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से जो तटीय, जो कि एक तो जलवायु वहाँ की कैसी होती है, सम होती है, भूमि उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से जो मैदानी क्षेत्रों पर वहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे नारियल, सुपारी, रबर हो गए, केले या गरम मसाले की खेती की जाती है, जो कि ऐसे जलवायु या फिर जो सम जलवायु होते हैं वहाँ पे ऐसी खेती काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और जो पहाड़ी ढलानी क्षेत्र है उन जगहों पर काजू, कॉफ़ी हो गए, चाय हो गए, इनके बगीचे बड़े बड़े लगाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, मछली पकड़ने का कार्य भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, जो कि इसका व्यापार भी किया जाता है। यहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, अतएव मीठे पानी एवं खारे पानी में मिलने वाली दोनों प्रकार की मछलियाँ बहुतायत मात्रा में मिलती है। जो नदियाँ समुद्र नदियाँ से जो जाकर मिलती है और जो कि मीठे और कैसे होते हैं, खारे पानी से मिलने वाली दोनों प्रकार की जो नदियाँ होती हैं उसमें क्या है, मछलियाँ बहुतायत मात्रा मतलब अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। मछली पकड़ने के साथ साथ इससे संबंधित उद्यम जैसे मछली को सुखाकर डिब्बे में बंद करना, मछली से तेल निकालना आदि व्यवसायों का विकास हुआ है। तो इन समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं या वो लोग बड़ी मात्रा में मछलियों का व्यापार करते हैं और उससे संबंधित वो व्यवसाय करते हैं। सीप से मोती निकालने का कार्य भी किया जाता है। कहीं कहीं तटीय क्षेत्रों में विशेषकर गुजरात तट पर मोती हेतु सीप पालन किया जाता है। जो तटीय क्षेत्रों हैं उन क्षेत्रों पर जैसे कि गुजरात तट पर मोती हेतु उसमें सीप से मोती निकालने का किया जाता है और बड़ी बड़ी जो जगहों पर वो सीप पालन का कार्य करते हैं। अब आगे देखेंगे, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी ये मैदान महत्वपूर्ण है। तटवर्ती क्षेत्रों की बालू में बहुमूल्य खनिज मेनाजाइट, इल्मेनाइट, जिरकॉन, रूटाइट, सिलिमेनाइट आदि मिलते हैं। ये सभी परमाणु ऊर्जा के क्या है, विपुल स्रोत हैं, जो कि बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तट के निकट समुद्र में खनिज तेल के भी पर्याप्त भंडार मिले हैं। जो समुद्र तट के निकट जो समुद्र में कहा गया है, खनिज तेल की जो भंडार है या कहना चाहिए खनिज तेल प्राप्त होते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मुंबई हाई और कावेरी खनिज तेल के भंडार यही है। भारत का सबसे बड़ा जो कि क्षेत्र मुंबई हाई जो पश्चिमी है, कावेरी खनिज तेल के रूप में पाए जाते हैं। व्यापार दृष्टि से यह मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यापारिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मैदानी क्षेत्र बहुत ही लाभदायक है। भारत के सभी बड़े बंदरगाह जैसे कांगतला, मुंबई, मार्मागोआ, कोची, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप आदि तटीय मैदान में स्थित है। इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से देश का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो इन्हीं बंदरगाहों की वजह से, जिसके बारे में हमने यहाँ भारत के बड़े बंदरगाह के नाम बताए गए हैं, तो इन्हीं तटीय मैदानों पर क्या है, इन्हीं बंदरगाहों पर देश के विदेश से व्यापारिक जो आवागमन के कहना चाहिए बंदरगाह हैं, उन जगहों पर बड़ी बड़ी मात्रा में विदेशों से जो सामान लाने और ले जाने का कार्य किया जाता है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से है। अब आगे देखते हैं, ये मैदान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है। प्रसिद्ध रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कांचीपुरम, मदुरई के मंदिर, सेंट फ्रांस जेवियर गिरजाघर यही है। दोनों तटों के सहारे ही बाहर से आने वाली अरबी, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई थी, मतलब व्यापारिक केंद्र। उनको वो इन्हीं जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों से अपने सामान को लाते थे और वो यहाँ खरीदी बिक्री करके या फिर यहाँ के सामान को भी वो ले जा करके अपनी जगह पे बेचते थे। तो इन्हीं तटों के सहारे वो क्या है, अरबी, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी जो व्यापारी हैं वो उनकी अब क्या है व्यापारिक कोठियाँ बनाई थी, जो एक व्यापारिक केंद्र के तौर से भी जाना जाता है। तटीय मैदान प्राकृतिक सौंदर्य के लिए धनी है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो प्रकृति की खूबसूरती के लिए बहुत ही
खूब अच्छे तो हैं ही, लेकिन उसके लिए धनी भी हैं। साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो ऐसे क्षेत्र होते हैं या प्राकृतिक सौंदर्य जो होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। प्रतिवर्ष मतलब हमेशा बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मानव बसाहट की भी यहाँ सघन है। तो इस खूबसूरती को देखने के लिए हर एक वर्ष क्या है, बड़ी मात्रा में जो घूमने वाले पर्यटक हैं या पर्यटकों की संख्या है वो बड़ी मात्रा में आती है। और जो लोगों की बसाहट है वहाँ पे, जो तटीय क्षेत्रों में, वहाँ पे सघन है, मतलब घनी है। लोग बड़ी मात्रा में या फिर लोगों की जो आबादी है वो अधिक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे देश से आने वाले व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ तटीय मैदान पर ही क्यों स्थापित की थी, विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना कीजिए। ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आज के लिए यही तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।